हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेरी गुड। तो टीपी सर की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमने रिटायरमेंट की बेसिक चीज़ें पिछली क्लास में डिस्कस कर ली। आज हम उसका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सही कह रहे हो बेटा, आपने ये पढ़ा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का मतलब है ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको जितनी भी छोटी छोटी स्टेप्स है सबको मिला के एक सिंगल क्वेश्चन बना के सारी चीज़ें सॉल्व करनी होती है। इस बार बोर्ड एग्जाम में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको टर्म 2 में पूछा जाने वाला है वो है 5 मार्क्स का। आपको पता होगा कि आपके पेपर में आएंगे टोटल 12 क्वेश्चंस, जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के और 4 क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क्स के। तो 5 मार्क का एक क्वेश्चन रिटायरमेंट पर आएगा। और जैसा कि सैंपल पेपर्स की स्टडी बता रही है, इसके साथ 5 मार्क में डिसोल्यूशन का क्वेश्चन और में दिया जा सकता है। और में देंगे नहीं देंगे वो एक अलग चीज़ है। रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन 5 मार्क का आएगा, ये एक कंफर्म चीज़। तो अब रिटायरमेंट के 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए बच्चे पूछते हैं कि सर किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बताइए। तो देखो बेटा, 5 मार्क में चाहे तो वो ये भी पूछ सकते हैं, एक छोटा सा पैराग्राफिक क्वेश्चन आपको दें और जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, साथ में गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्रीज भी दे दें और 1-2 चीज़ें रिलेटेड टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी दे दें। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, चूंकि आपने एडमिशन तक टर्म 1 में पढ़ा है तो आप जानते हो कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जितने भी होंगे, जिनको हम रिटेन्ड अर्निंग के नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब बचा के रखा हुआ पैसा, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रखा हुआ पैसा। तो अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है बरसों से और हर साल हम कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं और हर साल हम उस प्रॉफिट में से थोड़ा बहुत प्रॉफिट फ्यूचर के लिए बचा के रख देते हैं, इमरजेंसी के लिए, राइट। तो वो पैसा जब कोई पार्टनर रिटायर होगा, जैसे आपने एडमिशन में पढ़ा है कि जनरल रिजर्व अगर पहले से रखा है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इसी तरह से जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो वो नहीं बोलेगा क्या कि भाई साहब मैं फॉर्म छोड़ के जा रहा हूँ और ये जो आपने प्रॉफिट्स पुराने 10 साल में कमाए और बांटे नहीं थे रखे हुए, इसमें मेरा भी तो हिस्सा है, तो मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? देखो, इनके एग्जाम्पल्स में एक तो आता है बेटा जनरल रिजर्व, यानी पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। दूसरा इसमें आता है वर्कर्स कॉम्पनसेशन रिजर्व, जिसको अपन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बोलते हैं। यस, बिल्कुल सही। अगर मान लीजिए किसी वर्कर का ऑफिशियल काम करते हुए कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उसको कुछ मेडिकल इश्यूज आ जाए, तो उसको कॉम्पनसेट कहाँ से करेंगे? ये जिम्मेदारी होगी ऑर्गेनाइजेशन की। भाई साहब, अगर मैं आपकी कंपनी के लिए काम करते हुए अगर मान लीजिए मेरा नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई आप करेंगे। तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पार्टनर को कॉम्पनसेशन देगी। ऐसे ही होता है इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व, दैट इज if we have invested amount in the stock market in investments of various companies and अब जैसे यूक्रेन और रशिया में टेंशन चल रहा है तो स्टॉक मार्केट वर्ल्ड वाइड हिला हुआ है। उसके पहले तालिबान अफगानिस्तान का इशू था तो स्टॉक मार्केट हिला हुआ था। तो जब भी ऐसी कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस या कोई और समस्या कंट्री में या वर्ल्ड में आती है तो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है। उसके अलावा आपको पता ही है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की गुडविल, डेली होने वाले ट्रांजैक्शंस, बहुत सारे चीज़ें अफेक्ट करती हैं।
तो अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही, तो ऊपर हो रही है तो खुशी की बात है, आपका वैल्यू बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट का, आप गेन कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू नीचे जा रहा है तो आपको लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को आप कहाँ से कवर अप करेंगे? तो उस लॉस को कवर अप करने के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। प्यार से इसे IFR बोला जाता है। जैसे अजीत साहब ने नहीं बोला था, सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है, तो सारा शहर इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को IFR के नाम से जानता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को WCR के नाम से जानता है। इसी तरह से कंटिंजेंसी रिजर्व्स भी बना के रखे जाते हैं। अनफोर्सीन सिचुएशन को कवर अप करने के लिए कोई रिजर्व्स, कोई बैकअप, कोई फाइनेंशियल बैकअप अगर आपने बना के रखा है तो वो कहलाता है कंटिंजेंसी रिजर्व। और इसके अलावा कभी कभार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है बेटा। P&L का क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को, और डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को। ये आपको मिलेगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। बोलने की जरूरत नहीं है, हर चीज जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में पड़ा हुआ मिलेगा, और हर चीज जिसका डेबिट बैलेंस है वो बैलेंस शीट में एसेट में पड़ा हुआ मिलेगा। और फिक्टिशियस एसेट्स कुछ हो सकती है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे हमने बात की थी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, राइट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स। क्या नाम है इसका? बड़ा अजीब सा नाम है, फिक्टिशियस एसेट। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, ऑल कैरेक्टर्स इन दिस एपिसोड और सीरियल आर फिक्टिशियस, यानी काल्पनिक है। ये काल्पनिक एसेट्स होते हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। ये वो एसेट्स होती हैं जिनकी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो होती। द एसेट्स विच हैव अ जीरो रियलाइजेबल वैल्यू आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। अब वो कहाँ से आती, कैसे आती, इसके ऊपर मेरा आप वो एडमिशन वाला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने जहाँ पार्टनरशिप का फंडामेंटल समझाया है, और नहीं हो तो मैसेज कीजिएगा, मैं आपको और डिटेल में इन चीज़ों को बताऊंगा। तो देखिए, ये कुछ एरियाज आएंगे जो रिटायरमेंट के वक्त आपका ध्यान चाहेंगे कि इनका क्या किया जाए। तो सिंपल सा आंसर है, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो इनसे रिलेटेड अकाउंट्स को भी क्लोज करना पड़ता है। यानी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा उसके कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जनरल रिजर्व, उसको हम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, उसका जितना शेयर होगा। इसी तरह WCR IFR, हाँ, WCR IFR में ये ध्यान रखना कि इनसे रिलेटेड अगर ऑलरेडी कोई लाइबिलिटी या कोई एक्सपेंस या कोई लॉस रिटायरमेंट वाले दिन बन रहा है तो उसको हटाने के बाद इसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो बांटा जाएगा पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, और ये बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं सब ओल्ड रेशो में बांट के ख़त्म करना रहेंगी। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो हमें इन पे भी ध्यान देना है। तो हमें पहला ध्यान किस पे देना है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, गेनिंग रेशो। दूसरा ध्यान किस पे देना है? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और उसका ट्रीटमेंट। और तीसरा ध्यान किस पे देना है? एक्यूमुलेटेड, बोलने की प्रैक्टिस करो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और चौथा ध्यान देना रहेगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पर। फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, बेटा रिवैल्यूएशन आपने एडमिशन में पढ़ा हुआ है, राइट, एक बार उसको रेफर कीजिएगा। आज मैं जो क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन देख लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन जैसा का जो मैंने लिया है आपके लिए, एक रोल मॉडल क्वेश्चन खुद बनाया है, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन रेफर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्वेश्चन वहाँ मिलेगा। सल्यूशन यहाँ देखिए क्या बनाना होता है। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो आपको आमतौर पे 3 अकाउंट बनाना होते हैं बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी चूंकि बैलेंस शीट डिलीटेड सिलेबस का हिस्सा है तो हमारे पास सिर्फ 2 ही अकाउंट बनाने के आ रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट।
रिवेल अकाउंट क्या होता है? जब कोई भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है और अगर उसकी एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई परिवर्तन आ रहा है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है या एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ऐसा कुछ भी हो रहा हो, तो उसको बुक करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वेरी गुड बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, चाहे रिवैल्यूएशन के नाम से बुलाओ या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के नाम से बुलाओ। इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है, ये अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है बेटा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस लॉसेस इस तरफ पटक देना लाके। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हो गई डेबिट साइड। नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट पे क्या लिखोगे? लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या लिखा जाता है? यस, जो हमने पिछली क्लास में बात की थी, इनकम्स एंड गेन्स। एनपीओ के लेक्चर्स देखो, प्रॉफिट, इनकम, गेन, ऐसा कुछ भी होगा यहाँ क्रेडिट पे आएगा। दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वहां क्वेश्चन देखिए और सॉल्यूशन यहां देखिए। इसके साथ साथ हमको बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर अमाउंट के उतने कॉलम। देखिए मेरे इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर है पी क्यू आर, तो पर्टिकुलर्स पी क्यू आर डेबिट साइड पर और पर्टिकुलर पी क्यू आर क्रेडिट साइड पर। पी क्यू आर, पी क्यू आर, कौन सा अकाउंट बना रहा हूं मैं बना रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इन नेचर इज ए लायबिलिटी अकाउंट। बहुत बढ़िया, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं इसको। जितने भी अकाउंट्स डेटर क्रेडिटर के होते हैं, राइट, आर्टिफिशियल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल, रियल पर्सनल, राइट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, सारे पर्सनल अकाउंट। So capital is a liability, business entity principle. Business and businessmen are treated as two different persons, separate accounting entities. Proprietor is treated as creditor. PQR पार्टनर हैं, इन्होंने पैसा बिजनेस में लगाया तो इनके लिए ये एसेट है, बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी अकाउंट हो गया। लायबिलिटी अकाउंट पर्सनल अकाउंट। रूल क्या हो गया? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो लोग भी फर्म को पैसा दे रहे हैं उनका अकाउंट क्रेडिट होगा। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट पे लिखना, कम हो तो डेबिट पे लिखना। अपने को यही 2 अकाउंट बनाना अभी सीखना है। इसके मैं 4-5 क्वेश्चंस करके आपको वीडियोस के थ्रू बताऊंगा और हर क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में रखूंगा, वहां से देख लेना। प्लस मेरा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कीजिए, सारे असाइनमेंट्स और नोट्स में वहाँ पर भी अपलोड करूँगा। तो बाय चांस अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत आए तो आप टेलीग्राम पे भी डीपी सर की क्लास के नाम से सर्च कर सकते हो, देशपांडे सर सर्च कर सकते हो, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखो बेटा, कैपिटल अकाउंट इन नेचर इज क्रेडिट बैलेंस अकाउंट। बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कम होगा तो डेबिट होगा, इधर माइनस आएगा। जितने पार्टनर्स उतने अमाउंट के कॉलम। पी क्यू आर 3 और 3 6 कॉलम अमाउंट के बनाए मैंने डेबिट क्रेडिट मिला के। कैपिटल अकाउंट की शुरुआत हमेशा यहां से होती है। देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरे क्वेश्चन में नजर आ रहा है मुझे। 60,000 पी का कैपिटल है, 70,000 क्यू का कैपिटल है और 80,000 आर का कैपिटल है। ये गिवन है, अपने मन से कुछ नहीं लिख रहा, मैं मन से बकवास करने की मुझे आदत नहीं है। 60, 70, 80। अब मैं बैलेंस शीट को ध्यान से पढ़ रहा हूं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जनरल रिजर्व दिया है। अब भी कहा मैंने आपको, जनरल रिजर्व मतलब पैसा बचा के रखा हुआ, भविष्य के लिए बचा के रखा हुआ पैसा। तो जनरल रिजर्व मुझे बांट देना होगा। सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। देखिए मेरे पास 20,000 का जनरल रिजर्व है, ओल्ड रेशो मुझे क्वेश्चन में दिया है। पी क्यू आर आर पार्टनर्स
इन द रेशियो 2:3:5। सो 2:3:5 का मतलब क्या हो गया? 2/5, 2/10, 3/10, 5/10। हमारे क्वेश्चन में बोला गया है आर रिटायर हो रहा है, आर फर्म छोड़ के जा रहा है, आर जाते समय अपने हिस्से का रिजर्व मांगेगा, तो पूरा जनरल रिजर्व हम PQR में डिस्ट्रीब्यूट करके, चूंकि हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 20,000 के रिजर्व का 4,000, 6,000 और 10,000 ऐसे बंटवारा हो जाएगा। ऐसे आप एसेट साइड में जाके देखिए, लास्ट में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो P&L अकाउंट। मैंने अब भी कहा आपको कि अगर P&L एसेट में दिया हो इसका मतलब वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। देखिए यहाँ पर 1,40,000 का P&L अकाउंट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? 10 से डिवाइड करते हैं, 14 × 2 28,000, राइट, 84,000 और 70,000 नहीं, वायर 140, 14 3 42, 42,000 और 70,000, 1,40,000 का P&L दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाके क्वेश्चन में चेक करें, 235 में मैंने उसे बांट दिया। ऐसे ही उधर एक गुडविल पड़ी है 10,000 की, आपको बताया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ओनली परचेज्ड गुडविल कैन बी शोन इन बुक्स, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी, एनी गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स बाय डिफॉल्ट हैज टू बी ट्रीटेड एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड शोइंग गुडविल इज वायलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का वायलेशन किया है तो आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। 10,000 की गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे, 2,000 इसमें और 6,000, 3,000 इसमें और 5,000 इसमें। 2:3:5 के रेशियो में 10,000 को हमने बांट दिया। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो AS26 अलाउ नहीं करता, गुडविल 2 स्टेप्स में होती है, पहले से पड़ी हुई गुडविल को राइट ऑफ करो। नंबर 2 एडजस्टमेंट एंट्री, आज की डेट में जितनी गुडविल है उसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालो और बाकी लोगों से कॉम्पनसेट करवाओ। याद नहीं आ रहा पिछले वीडियो में जाओ, अब भी के अब भी जाओ, रिटायरमेंट एपिसोड 1 जो डे बिफोर यस्टरडे अपलोड हुआ था और चेक करो, उसमें आपको गुडविल का ट्रीटमेंट पूरा समझ आएगा। तो गुडविल सिर्फ 2 स्टेप में हो जाती है, पहले से पड़ी हुई गुडविल 0 कर दो, हटा दो, डिलीट कर दो, ओल्ड रेशियो ऑल पार्टनर्स, और आज की तारीख में जितनी गुडविल हो उसमें एडजस्टमेंट एंट्री बना लो। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 72,000। ध्यान से देखो, आज की डेट में फर्म की गुडविल बता रहा है वो 72,000, ये टोटल गुडविल है, राइट बेटा। अब टोटल गुडविल अगर 72,000 है और मेरा एक पार्टनर है आर जो रिटायर हुआ, तो मैं ढूंढूंगा आर का शेयर कितना है। आर का शेयर है 5/10, 235, 5/10 ऑफ 72,000, 72,000 का 5/10 ढूंढो, 36,000 आता है, ये आर का शेयर आ गया। 36,000 आर को चाहिए। आर को ये पैसे कौन देगा? आर को ये पैसे पी और क्यू देंगे, क्योंकि आर के जाने से पी और क्यू को ही फायदा हो रहा है। तो आर को ये पैसा पी और क्यू देंगे। कौन से रेशो में देंगे? तो पी और क्यू के बीच में जो रेशो चल रहा है उसमें देंगे। डिफॉल्ट गेनिंग रेशो क्या माना जाएगा? 2:3 माना जाएगा। 2/5 इसका यानी 14,400 और 3/5 इसका यानी 21,600। इस तरह से पेमेंट होगा। जर्नल एंट्री आएगी बेटा आपकी बुक्स में, क्या आएगी? पी के अकाउंट से पैसे निकलेंगे, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यू के अकाउंट से पैसे निकलेंगे, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आर को मिलेंगे टू आर्स कैपिटल अकाउंट। बार बार कह रहा हूं, कंफ्यूजन हो तो पिछले वीडियो में जाओ, गुडविल का ट्रीटमेंट समझो, देखो और फिर यहां वापस आओ, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन देखो। ये बन गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। अब इस एडजस्टमेंट एंट्री की यहाँ अकाउंट में पोस्टिंग आएगी। आर को पैसे मिल रहे हैं, आर के अकाउंट में क्रेडिट आ जाओ। अभी बताया मैंने आपको, किसी का कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करिए, आर के अकाउंट में क्रेडिट में रखिए। आर को दे कौन रहा है? उनका नाम यहाँ लिखो, P&Q।
जिस कॉलम में पैसा लिखते हैं उसका नाम यहाँ नहीं लिखते। लेजर में लेजर का नाम नहीं आता, लेजर पोस्टिंग का सबसे बड़ा रूल है। लेजर के अंदर लेजर का नाम नहीं आता। मैं आर के कॉलम में लिख रहा हूं तो मैं पी और क्यू के नाम से लिखूंगा, तो बाय पी क्यू आर में पैसा आ गया। दे कौन रहा है? पी और क्यू दे रहे। पी और क्यू के अकाउंट में से पैसे जा रहे, पी के अकाउंट से जा रहे हैं 14,400, क्यू के अकाउंट से जा रहे हैं 21,600। ये किसको दिए इन्होंने? इन्होंने दिए हैं टू आर। तो यहां लिखा जाएगा बाय पी एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट, यहां लिखा जाएगा टू आर्स कैपिटल अकाउंट। इसको बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रा एंट्री। पोस्टिंग डन ऑन बोथ साइड्स। क्लास 11 में आपने किया हुआ है। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री, राइट। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही है। ये गुडविल का इसमें ट्रीटमेंट हो गया। फिर से बोल रहा हूँ, गुडविल 2 बार में हो जाती है, 2 स्टेप में। पहला, पुरानी गुडविल हो तो हटा दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, जयराम जी की। दूसरा स्टेप, आज की डेट में जो गुडविल तुम्हें नीचे बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट में दी है, उसमें जाने वाले पार्टनर का शेयर ढूंढो और बचे हुए पार्टनर से कॉम्पेंसेट कराओ। उसमें रूल लगाना, अगर नया रेशियो गेनिंग रेशियो नहीं दिया हो तो पुराना रेशियो ही जो गया उसको छुपा दो, बचा हुआ नया रेशियो होगा, बचा हुआ गेनिंग रेशियो होगा। या फिर अगर आपको कुछ क्वेश्चन में हिंट दी है, कुछ कैलकुलेशन के लिए नोट दिया है, तो आप नया रेशियो पहले कैलकुलेट करें, न्यू माइनस ओल्ड करें और फिर गेनिंग रेशियो में ये एडजस्टमेंट एंट्री बनाए। लेकिन ख्याल रहे यहां पर टेंशन नहीं लेना ये टेंशन है ना सबसे बड़ी बीमारी है, राइट। नहीं आएगा समझ में तो बोलो ना यार, 4 क्वेश्चन और करके दिखाएंगे, 2 बार समझाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन गुडविल की एंट्री होगी तो कौन किसको कॉम्पेंसेट करेगा? गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पेंसेट, राइट, द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो खुश रहो, उसमें क्या दिक्कत है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 40,000। कोई एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब आपका नुकसान हो रहा है। नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिल्डिंग 40,000 से कम करने का बोल रहे हैं। नुकसान, नॉमिनल अकाउंट, रिवेल अकाउंट 40,000 से कम। स्टॉक रिवैल्यूड एट 40,000, स्टॉक का वैल्यू 40 हो गया। 35 का स्टॉक है, 5,000 से उसका वैल्यू बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एसेट, देखो एसेट या तो बढ़ेगा या कम होगा। अगर एसेट बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट है, रिवेल में लाके उसको क्रेडिट करना। एसेट का वैल्यू कम होता है तो आपका लॉस है, रिवेल में लाके डेबिट करना। लायबिलिटी बढ़ती है, लॉस, रिवेल में डेबिट। लायबिलिटी कम होती है, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। समस्या हो रिवैल्यूएशन पे तो एक छोटा सा वीडियो प्रॉमिस कर रहा हूं 10 मिनट का अलग से रिवैल्यूएशन पे डाल दूंगा, सिर्फ रिवेल पे डिस्कशन करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इन नेचर इट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बोले तो डेबिट पे सब लॉसेस एंड क्रेडिट पे सब गेन्स। अगला एडजस्टमेंट देखो, डिस्क्रिप्शन में जाके क्वेश्चन देखो बेटा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को अपने को 20% पे मेंटेन करने को बोल रहा है। डेटर 40,000 दिए हैं, 40,000 का 20% होता है 8,000। 8,000 का प्रोविजन मेंटेन करना है। 5,000 का प्रोविजन तुम्हारे पास ऑलरेडी है। अगर तुम्हारे पास 5,000 पहले से हो और तुम्हें उसको 8,000 बनाना हो तो 3,000 का तुम्हें और एडिशन करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3,000 और बना देंगे तो 5 तो वहाँ है, 3 मैंने और ऐड करे, टोटल कितने हो गए बोलो? हाँ 8,000 हो गए। तो ये मैंने यहाँ डेबिट कर दिया, मेरा नुकसान है। मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को जब बढ़ाते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि और पैसा डूबने की संभावना बढ़ रही है, राइट। और ऐसे खराब लोग आ रहे हैं जो हमसे गुड्स लेके जाते हैं और हमारा पैसा डुबाते हैं, देते नहीं। सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000, ओ माय गॉड, सैलरी देना बाकी रह गई। लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी, मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही तो मुझे यहाँ करना पड़ेगा 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसका मैं प्रोविजन बना रहा हूँ। काम करा लिया, पैसे नहीं दिए, देना तो पड़ेंगे ना। बना करके देखो, अंडे टमाटर खाने के लिए तैयार रहना। फिर बॉस मर्सिडीज से बाहर निकलेंगे, एम्प्लॉयज बाहर खड़े रहेंगे, अरे ये आदमी मर्सिडीज में कैसे बैठा, हमारे पैसे खा खा के बैठा है, दे नहीं रहा है, फेंको। किसी के पैसे खाओ मत यार, ईमानदारी से काम लो तो पैसे दो, है ना।
तो तुमने एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दी, लायबिलिटी है तुम्हारी, नुकसान है। नुकसान क्या, तुमने दे देना था, लिखा नहीं, अब लिखो, इंक्रीज करो लायबिलिटी को, तुम बेकार कम दिखा रहे थे। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹4,000 विल नॉट बी क्लेम। चलो ये खुश खबर है, जैसे लोग हमारा पैसा लेके विदेश भाग गए, तो कुछ लोग विदेश का पैसा लेके यहाँ आ गए, देश के लिए फायदा हो गया। वैसे हमारा एक क्रेडिटर विदेश भाग गया, अब हमको उसको पैसे नहीं देना पड़ेंगे, तो जिनको हमें पैसे देना रहते हैं वो होते क्रेडिटर, वो होती लायबिलिटी। अगर वो ही गायब हो जाए तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। प्रॉफिट, क्रेडिटर 4,000 रुपये का नहीं पे करना पड़ेगा। भाई आप खुद ही सोचो ना, अगर आपको इस टाइप की कहीं से कोई न्यूज़ मिले कि आपको जिसको पैसे देना थे ना 2,000 रुपये, वो मिसिंग है, भाग गए, अब नहीं आएंगे, पुलिस ढूंढ रही चारों तरफ उनको, अरे वाह यार, अपने को उनके पैसे देने ही नहीं। हालांकि खैर ऐसी नीयत नहीं होनी चाहिए, जिसके पैसे देना है दे देने चाहिए। चलिए, तो ये सारे एसेट लायबिलिटी के फ्लक्चुएशंस को बुक करने के बाद ये होता है रिवेल अकाउंट। रिवेल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कोई भी नॉमिनल अकाउंट अपने आप जनरली इक्वल नहीं आता, उसका अपने को दोनों तरफ टोटल लगाना पड़ता है। देखिए डेबिट टोटल आ रहा है इसका 40, 3, 43, 5, 48,000, मतलब लॉसेस 48 के हो रहे हैं, और क्रेडिट टोटल 9,000 का आ रहा है, मतलब इनकम गेन 9,000 हो रहा है। एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, लॉस ओवर गेन, मतलब आ गया लॉस। डेबिट बड़ा है यानी नुकसान ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो 39,000 का आ गया बेटा अपने को लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये PQR में बढ़ जाएगा, नोट कर लो अपनी कॉपी में। रिवैल्यूएशन पे होने वाला लॉस सारे पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। इनका ओल्ड रेशियो है 235। 235 का मतलब है इसको मिलेगा 2/10, 3/10 और 5/10। 2/10 7,800, 3/10 11,700 और 5/10 19,500। लॉस है तो इस तरफ आ जाएगा क्रिस क्रॉस, रिवेल के क्रेडिट से पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लीजिए लॉस। अब इस लॉस को जब हम उनके कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? अरे कोई क्या लड्डू है, लॉस है तो कम ही होगी ना कैपिटल भाई। तो इधर आ जाओ, 7,800, 11,700, 19,500। ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करके बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे 10 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। आप मेरे साथ दीजिए, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन देखिए, आपको लगे तो आप अपना क्वेश्चन मुझे भेजिए, मैं उसे भी सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो ये रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया। अब चूंकि हम सारी एंट्रीज कर चुके हैं तो अब हमें इसे क्लोज करना है। क्लोज करने का तरीका सीख लीजिए क्या है। जो पार्टनर रिटायर होता है वो हमारा भगवान होता है, उसको हम सबसे पहले भोग लगाते। आर जा रहा है फॉर्म छोड़ के, तो जय हो आर भैया की जय हो। आर को पहले विदा करना है अपने को, तो सबसे पहला प्रेफरेंस आर को देंगे। आर का क्रेडिट टोटल देखिए, 80 और 10 90, 90 और 36, 1,26,000 आर के क्रेडिट में है, मतलब इतने पैसे आर के अकाउंट में जमा है। और आर के अकाउंट में डेबिट में है 70, 5, 75 और 20, 95, 94,500 का इसका डेबिट टोटल है बेटे। इसका मतलब इसके अकाउंट में डिपॉजिट 126, विड्रॉल 94,500। बैंक अकाउंट जानते ही हो, पैसे जमा करेंगे बैलेंस बढ़ेगा, पैसे निकालेंगे बैलेंस कम होगा। तो इन्होंने 126 का डिपॉजिट रखा है और 94,500 का इनका विड्रॉल है। इसका अपन डिफरेंस निकालते तो आता है 5,500 इधर बचे और 26, 31,500 रुपये मुझे इनको देना निकल रहे। कितना अमाउंट? 31,500। अब ध्यान से नोट करो अपनी अपनी कॉपी में, 31,500 जो मुझे उसको देना है, ये मेरी लायबिलिटी, मेरी यानी फर्म की। फर्म हैज टू पे हाउ मच? रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट टोटल
1,26,000, डेबिट कॉलम टोटल 94,500, नेट अमाउंट पेएबल, कितना नेट अमाउंट उसको अपने को पेएबल निकल रहा है 31,500। अब इसके तीन रास्ते, एक तो होता है पहला रास्ता, मतलब ऑप्शन नंबर 1, इमीडिएट सेटलमेंट, कि भाई ये तेरे 31,500 पकड़ और फर्म से विदा हो जा, फेयरवेल पार्टी रख लेंगे, नाश्ता पानी मज़ेदार, कॉकटेल शॉकटेल जो रखना हो रख लो, फेयरवेल पार्टी है, रिटायरमेंट हो रहा है कोई पार्टनर, वैसे दुख की बात है हमारा अपना दोस्त जा रहा है, लेकिन अब क्या करोगे यार, उसको कहीं अच्छा काम मिल गया, वहाँ जाना चाहता, तो सबके लिए प्रार्थना करो, जय हो, खुश रहो। 31,500 या तो हाथों हाथ दे के ख़त्म करो। अगर हाथों हाथ पैसा दे देते हैं तो एंट्री होगी, जैसे क्यू आर जा रहा है ना, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आर्स कैपिटल टू कैश या बैंक, अगर आप चेक से देते हो तो ये पहला रास्ता। दूसरा रास्ता हो सकता है बेटा रास्ता नंबर 2, कि हम उसको बोले कि अभी देने के लिए पैसे नहीं है, थोड़े दिन बाद व्यवस्था करेंगे, आके ले जाना, कहीं भागे नहीं जा रहे, तो हम पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट। लोन में ट्रांसफ़र होगा तो एंट्री क्या बनेगी, सिमिलर ऊपर जैसी, मगर कैश बैंक की जगह आ जाएगा आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स लोन अकाउंट, मतलब उसका लोन अकाउंट खोल लिया हमने उसको बोला भाई साहब आप जा रहे हो, बहुत दुख की बात भी है और आपके सफलता के लिए हमें खुशी भी है, आपके 31,500 देना है पर क्षमा करो अभी रुपए नहीं है, दे देंगे बाद में। तो कब देंगे, थोड़े दिन में आके ले जाना, तब तक ये पैसा हमने तुम्हारा लोन समझ के हमारे पास रखा है, हमारी लायबिलिटी हम मानते हैं, लिख के देते हैं कागज पे, वी विल पे यू। तीसरा हो सकता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसा कि इस अपने क्वेश्चन में है, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, उसमें बोल रहे हैं कि उसको हम 15,000 कैश दे रहे हैं और बाकी का लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ बोर्ड पे, तो वो ऐसा हो गया, थर्ड ऑप्शन पार्शली सेटल्ड इन कैश और बाय बैंक एंड रिमेनिंग ट्रीटेड एज लोन, राइट। तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही हो रहा है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आता है तो एंट्री ऐसी बनेगी, आर जा रहा है फॉर्म छोड़ के, आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 31,500 से, आर को मैं दे रहा हूं कैश या चेक दे रहा हूं तो बैंक, 15,000 उसको बोल रहा हूं अब भी ले लें, और बाकी के 16,500 तेरे हमारे ऊपर लोन रहा, हमने बाद में दे देना है तुझे ये पैसा, घबरा मत। तो यहाँ पर कैसे पोस्टिंग आएगी देखिए, थोड़े पैसे हाथों हाथ दे रहे हो टू बैंक, आर के कॉलम में लिख दो 15,000, बाकी पैसे आप बाद में दोगे, कोई बेईमान नहीं है, पीक्यू बहुत अच्छे लोग हैं, साथ में बरसों रहे हैं। टू आर्स लोन अकाउंट 16,500, इस तरह से आर का कॉलम दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट आर की हम बराबर कर देंगे 126, और पी और क्यू को कोई जल्दी नहीं है, वो इस फर्म में रह रहे हैं, आगे बिजनेस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, लगेगा तो एक नए पार्टनर का एडमिशन करके आर की कमी को पूरा करेंगे। अब उनके नॉर्मल बैलेंसेस निकाल लो, इसका आर पी का टोटल इधर क्रेडिट आ रहा है 64, इसका है 76, हम माइनस कर लें, 64 में से हम माइनस करते हैं 30 और 14 44 51 52 200, 14 7 21 2 23 51 52 200 52 200 इसमें से माइनस कर 52 करेंगे तो 12 11 800 है ना, 11 800 52 और 11 63 64, ये हो गया बराबर। तो पी के कॉलम में
11,800 का बैलेंस पड़ा है कैपिटल में, क्योंकि पी तो आगे कंटिन्यू कर रहा है, फर्म में पार्टनर बना रहेगा, आर रिटायर हुआ, पी और क्यू नहीं हुए। 76 माइनस 42 3 45, 45 और 21 कितना हो गया बेटा? 45 और 21 66, 66 और 21 11 77 78 300, वाह 45 46 66 77 78 300, 11 32 35 77 78 300। माय गॉड, ये तो फंस गया, ये तो फंस गया। इसके अकाउंट में इधर आ रहा है 78 300, उधर खाली जमा कम है। तो आपको पता है जब आपके अकाउंट में पैसे जमा कम और विड्रॉ ज़्यादा हो जाए तो ओवरड्राफ्ट हो जाता है, तो इसका कैपिटल नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका बैलेंस इधर आएगा, माइनस में कैपिटल आ रही, बाय बैलेंस कैरी डाउन 2300। रेड सिग्नल, इसको बोल दिया जाएगा भैया तुम्हारे कैपिटल में ओवरड्राफ्ट है, घर जाओ और पैसे लेके आना, नहीं तो फर्म भगा देगी तुमको। यार बिना कैपिटल के कोई बिजनेस होता है क्या? और कैपिटल खुद ही नेगेटिव हो जाए तो बिजनेस का तो बेड़ा गर्क होना है। मेरे को तो लग रहा है कि आर फर्म छोड़ के गया ही इसलिए है ना। इस तरह से इसको क्लोज करते हैं बेटा। और भी बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें हैं करने की। मैं और 2-3 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस लूँगा, टेलीग्राम पे ये वाला क्वेश्चन भी अपलोड होगा, साथ साथ में इसके डिस्क्रिप्शन में भी आप देखोगे क्वेश्चन आपको दिखेगा, सल्यूशन देखिए। और देशपांडे सर को इजाज़त दीजिए, मिलते रहना, नमस्ते। थोड़ा सा अगर मान लीजिए तेज पढ़ाया हो, कम समझ में आया हो तो भूल चूक माफ़ करो, आपका टीचर हूँ, आप मेरे बच्चे हो, जो कहो मुझे कहो, मैं दोबारा समझा दूंगा। हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट।